हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं CBSE 2020 का एग्ज़ाम पेपर। 2020 का जो एग्ज़ाम पेपर था स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी ही करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, 2020 एग्ज़ाम पेपर वहाँ पर डालें। सो वहाँ से आपको 2020 के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो वहाँ से आपको पूरा एग्ज़ाम पेपर मिल जाएगा। सो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अगर हम 2019 ईयर के 12th स्टैंडर्ड के पेपर की बात करें तो वो मैंने आपको प्रीवियस कल से मतलब स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसमें हमने पीछे से पेपर स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो था वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 कवर अप करने वाले हैं। तो मैंने पीछे से रीज़न ये है मेरा स्टार्ट करने का कि जो भी आपकी मैक्सिमम मार्किंग होती है वो लास्ट वाले क्वेश्चंस पर होती है, इसलिए एग्ज़ाम के अंदर भी अगर आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि अगर आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हम ऑलरेडी कवर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन में है ये क्वेश्चन। पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, CBSE 2019 केमिस्ट्री एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, और 27 हो चुका था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 भी ऑप्शन में है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और इसके नीचे एक क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पार्ट्स के अंदर है, बड़ा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसका जो 26 का जो और वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो और वाले पार्ट में बच्चों 3 पार्ट दिए गए हैं। जो और वाला क्वेश्चन है उसके अंदर 3 पार्ट हैं, मतलब अगर आप और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये तीनों पार्ट कवर अप करना पड़ेंगे। ठीक है ना, तो और वाले क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर ए पार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ये हमारा ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more steam volatile, is more steam volatile than paranitrophenol. Then paranitrophenol. सो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो मोर स्ट्रीम वॉलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसीलिए मोर स्ट्रीम वॉलेटाइल होता है। इसका बिल्कुल सिंपल सा एक ही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर क्या होती है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जब हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 मोड होते हैं, तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया हुआ है। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल होता है
एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile, due to intramolecular hydrogen bonding। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग while पैरानाइट्रोफिनॉल is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding। intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका ए का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्ट में भी आपको पार्ट निकलेंगे, तो ए वाला जो क्वेश्चन है 26 का, उसका फर्स्ट पार्ट ये था। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था अकाउंट फॉर द फॉलोइंग के अंदर, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या था। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट भी आपको दिया हुआ था इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड पॉइंट। सो बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड पॉइंट का, तो वो दिया हुआ है 2-ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ 2-ब्यूटाइल क्लोराइड on heating with sodium methoxide gives 2-methyl propene instead of tertiary butyl methyl ether। tertiary butyl methyl ether। है ना। चलिए अब इसका मतलब क्या होगा, ऐसे क्यों होता है? देखिए जो 2-ब्यूटाइल क्लोराइड होता है उसको जब हम हीट करते हैं किसके साथ में? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में। 2-ब्यूटाइल क्लोराइड को हमने लिया है ना, मतलब 2-ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होगा? 4 कार्बन और सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको हम सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में हीट कर रहे हैं, तो ये 2-मिथाइल प्रोपीन बनाता है। बनाना क्या चाहिए? टी-ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना चाहिए, लेकिन बनाता 2-मिथाइल प्रोपीन है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं 2-ब्यूटाइल क्लोराइड जो भी रहता है उसको जब हम हीट करवाएंगे, और किसके साथ में हीट करवाएंगे? किसके साथ में आप हीट करवाओगे? जब आप उसको हीट करवाते हो तो हीट करवाने पर होगा क्या? जब 2-ब्यूटाइल क्लोराइड को आप हीट करवाओगे सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में, तो एक बहुत ही स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, क्लियर। और वो इंटरमीडिएट किसका होता है? टर्शरी कार्बोकेटायन का बनता है। वो इंटरमीडिएट किसका होगा? टर्शरी कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसके अंदर जो अगर हम बात करते हैं मेथॉक्साइड की, सोडियम मेथॉक्साइड की, तो इसके अंदर CH3O नेगेटिव क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CH3O नेगेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और उसी वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और टी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नहीं बनता, जबकि 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है। मैं आपको पूरा आंसर जो है वो लिखवा दे रही हूँ, देखिए, ड्यू टू द formation of stable intermediate due to the formation of stable intermediate tertiary कार्बोकेटायन, ठीक है, एक तो ये रीज़न हुआ, और सेकेंड आपको लिखना है CH3O नेगेटिव being a strong base favors elimination reaction, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में 3 पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी, और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है सी, ठीक है। तो अब ए वाला जो पार्ट है हम अभी वो कर रहे हैं, और ए वाले पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा हमने और सेकंड क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये इसको हमने कंप्लीट किया है। अब बी वाले पार्ट पर हम जाएंगे और उसके बाद में आफ्टर दैट हम जाएंगे कौन से पार्ट पर, सी वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर ये जो भी आपके पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका रीज़न देना था, एंड 2 ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। एक बार फिर से रिपीट करवा दे रही हूँ, जल्दी एक स्मॉल रिवीजन ले लेते हैं हम। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम बात करेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल की तो वो लेस वॉलेटाइल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, जब 2 ब्यूटाइल क्लोराइड को हम हीट करते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में तो 2 मिथाइल प्रोपीन बनाता है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर के इंस्टेड में। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टेबल इंटरमीडिएट है टर्शियरी कार्बोकेटायन, उसका फॉर्मेशन होता है, और जो CH3O नेगेटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। तो ये हमारा केवल ए ही पार्ट हुआ है अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का। इसके बाद में हमें बी पार्ट और सी पार्ट दोनों करना है। तो इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट और सी पार्ट है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो आपको ए, बी और सी तीनों अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिर 26 का जो और पार्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें जितने भी पार्ट्स रहेंगे वो आपको करना कंपलसरी है। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।